देखिए मेरे ख्याल से लास्ट टाइम से कुछ डीपीपी के सेट मिलने शुरू हुए होंगे आपको। करीब 4 डीपीपीज का सेट होगा हर बार। देखिए ये जो डीपीपी है मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये मिक्स क्वेश्चंस होंगे और ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि वीक में आपको करीब 12 डीपीपी के सेट मिलेंगे, 3 सेट 4-4 हज़ार के। और उसके वीक में फिर एक डिस्कशन क्लास होगा इसके रिगार्डिंग। आप लोग बस इतना करिएगा कि अरे चुप हो जा भाई, चुप हो जा। आप लोग बस ये करिएगा कि टीपी में किसी में भी 8 से 10 से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है और थोड़े से मिक्स क्वेश्चन है, तो एक बेनिफिट ये होगा कि आपके पास काफ़ी सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस एक साथ करने का, मतलब 4 से 5 टॉपिक का कॉम्बिनेशन है। तो आप लोग उसे रेगुलर करिएगा। इससे क्लियर बच्चों, मतलब 1 से 2 डीपीपी आपको रेगुलर करना है, डोंट लीव दैट। उसका बेनिफिट बस यही होगा, जैसे मैंने पहले आपको वर्कशॉप दिया था इसीलिए, जिससे कि थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। आई होप थोड़ा बहुत वर्कशॉप आप लोगों ने ज़रूर किया होगा उसमें। और इसमें ये जो क्वेश्चंस है पर्टिकुलरली आप जो डीपीपी का सेट है टिपिकली मेंस बेस्ड है। आपको 10 क्वेश्चन की अगर डीपीपी है ना, तो उसमें हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन होगा जो उसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी। बाकी वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। मतलब ओवरऑल मेंस टाइप का ये, जैसे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग या अलग अलग हिस्से कर सके हम लोग। ठीक है बच्चों, तो इस पर फोकस काफ़ी ज़्यादा करिएगा और पूरा करिएगा। काफ़ी सारे डीपीपीज होंगे बट आप ऑनेस्टली करेंगे तो बहुत मतलब काफ़ी कुछ आपको रिवाइज होगा आगे भी। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद, देखिए हम लोग लास्ट पे जो मैंने क्लास ली थी उसमें आपको मैंने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ाया था, याद है आपको? और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में मैंने कुछ, मुझे लगता है 4-5 क्वेश्चन तो जरूर कराए थे आपको, और कुछ होमवर्क भी दिया था मैंने। किया है क्या तुम लोगों ने कि मैं डिस्कस करें थोड़ा बहुत? चलो निकालो जरा कुछ क्वेश्चन, इसमें डिस्कस करते हैं। मुझे शीट देना बच्चे। चलो क्वेश्चन बैंक से पहले करते हैं, पूछना शुरू करो। कौन सा? 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, 51 डिस्कस कर रहे हैं। बेटा क्वेश्चन पहले तो सब लोग रीड कर लो अच्छे से। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना देता है? 1/3। फाइंड द रेशियो ऑफ FA upon FB by the ground in the situation A। मेरे ख्याल से क्वेश्चन की लैंग्वेज तो समझ आ गई हो। अब यहाँ से देखते हैं क्या हो सकता है। इसमें एक बात बताओ, ये ओमेगा ऐसे है तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा ये डायरेक्शन होनी चाहिए, आया ना भाई? और ये अगर फ्रिक्शन लगेगा तो एक नॉर्मल ये लगेगा जो इस फ्रिक्शन को बैलेंस करेगा। भाई तोड़ के आगे तो जा नहीं सकता ना, एक्सेलरेशन इस स्टेट पे 0 ही होगा। तो एक नॉर्मल ऐसे लगेगा, इसका खुद का वेट लगेगा mg, एक ग्राउंड से नॉर्मल लगेगा, मैं n डैश कह रहा हूँ उसको। और एक और चीज है जो लगेगा वो है फ्रिक्शन यहाँ पर। और मुझे ये बताओ, ये डाउनवर्ड है, इसमें फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? Fr लिख दिया मैंने इसमें, ये सारे फोर्सेस होंगे। नाउ कम टू दिस पार्ट। इसमें मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा ना वो कहाँ लगेगा? ये क्या है बच्चे? FB। बेटा मोशन ऐसा है ना, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे लगेगा। ये mg वेट सेम है ना दोनों का, आइडेंटिकल है। क्या लिखा है? लिखा ही नहीं लिखा? देखो भाई क्या लिखा है,
Initial rest is coefficient of friction between the इतना ground in the situation. एक ही स्फीयर है, अलग-अलग सिचुएशन है। एक ही केस है, मतलब एक ही स्फीयर है, अलग-अलग केसेस लिए हैं इसमें। और यहाँ पर एक चीज और है, ये क्या ले लो तुम? n डैश तो यहाँ ले रखा है ना, तो ये n डबल डैश ले लो। अच्छा यहाँ पर नॉर्मल लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा पता है? भाई कोई फोर्स ही नहीं है ना, किसे बैलेंस करेगा? कोई फोर्स ही नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या हो सकता है। अब इसमें एक बात और है बच्चे, ध्यान देना जरा, मेरी बात समझना। इसमें बोला है कि sphere is placed rotating with its center initially at rest corners as shown। क्या ये समझ आता है? जब तुम ऐसे रखोगे तो एक्चुअल में काइनेटिक फ्रिक्शन का काम करेगा। बेटा उसने बोला क्या, क्वेश्चन में बोला है कि उसे तुमने रोटेट किया, एक बार ऐसे रख दिया, एक बार ऐसे रख दिया, तो क्या ये दिखता है? जस्ट तुमने रोटेट करके सीधे ऐसे प्लेस कर दिया है। जब प्लेस कर दिया तो कोई मोशन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस नहीं बोला उसने, सिंपली तुमने रोटेट किया और सडनली रख दिया है। तो भाई ओमेगा ऑलरेडी है, वेलोसिटी है नहीं, तो यहाँ पे भी स्लिपिंग होगी। स्लिपिंग मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग नहीं करेगा, यहाँ पर भी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग नहीं करेगा। इसके लिए तो मैं सीधे सीधे कह दूंगा एफ बी की वैल्यू जान दो क्या होनी चाहिए? म्यू एम जी। एफ बी की वैल्यू तो सीधे सीधे क्या हो जानी चाहिए? म्यू एम जी। अरे कड़ी किससे, मैंने क्यों ऐसे लिखा है, समझ आती है बात? और यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने को किसी तरीके से एन डैश निकालना है। अब एन डैश निकालने के लिए तुम करोगे क्या? एन डैश प्लस ये वाला फ्रिक्शन, भाई ये वाला फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन है, अपने को पता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? म्यू एन, और ये म्यू एन है, और ये किसको बैलेंस करेगा? एम जी। दूसरा ये देखो फ्रिक्शन जो है ना एफ ए, ये एफ ए, ये किसके बराबर होगा? एन के बराबर होगा। और एफ ए की वैल्यू तुमको पता है, एफ ए की वैल्यू कितनी होगी? एफ ए की वैल्यू होने वाली है तुम्हारी म्यू इनटू एन डैश। काइनेटिक फ्रिक्शन है ये। अब आपको करना क्या है बच्चे, देखो यहाँ से ना अपने को समहाउ ये म्यू एन डैश चाहिए, मतलब अपने को एन डैश की वैल्यू चाहिए। कैसे करोगे बताओ? यहाँ से वैल्यूज रखो, ये और ये, इन तीनों को यूज करके समहाउ तुम्हें एफ ए निकालना है। एफ बी की वैल्यू ये रखी हुई है, रेशियो निकाल के देखो जरा। अब बेटा इक्वेशन देख लो मैंने क्या बनाई, इक्वेशन अच्छा है। अगर आप देखिए तो ओवरऑल इक्वेशन ठीक ठाक है, क्या किया है इसमें देखने की जरूरत है। अभी कैलकुलेट करके देखो बेटा, यू हैव टू सॉल्व दिस वन, इससे ज्यादा का क्वेश्चन है नहीं है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है, बट आप सही से देखो क्या किया है मैंने और क्या करना था।
आप इस पूरे क्वेश्चन के कंसेप्ट को देख लो बेटा, क्या किया, दैट इज इम्पोर्टेंट। स्टिल मैं कह रहा हूँ कि अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये तुमने निकाल लिया था दाग तुम्हारा हो गया, करो से निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 90 91 क्वेश्चन देखिएगा। अटेंड किया है तुम लोगों ने 91 में? ठीक ठाक है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा। आपसे क्या कहता है, कहानी कुछ ऐसी है। कहते हैं यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस r is placed on the rough horizontal surface and given a linear velocity v naught. When the sphere comes to rest after moving some distance to the right, it follows that. क्या कहा, समझ आ रही है? ये कुछ दूर चलने के बाद रेस्ट में आ जाता है। रेस्ट का मतलब समझते क्या होगा? ना तो v होगा ना ही ओमेगा होगा, ना तो v होगा इसके पास ना ही ओमेगा होगा। इज दैट क्लियर? रेस्ट का मतलब क्लियर हो गया तुम लोग को? अब इसके मोशन को समझो ना जरा, बढ़िया सवाल है। अब देखो बहुत सीधा सीधा है लेकिन सही से देखना जरा। इसमें ये बताओ, फ्रिक्शन इधर लगेगा, mg लगेगा, और क्या लगेगा बताओ? नॉर्मल लगेगा इतना। मैं एक बात कह रहा हूं कि बेटा इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क हमेशा जीरो आएगा, हमेशा। क्यों? देखो जरा, क्या ये समझ आता है mg नॉर्मल बराबर होंगे? mg अगर एंटी क्लॉकवाइज देगा तो नॉर्मल कैसा देगा? क्लॉकवाइज टॉर्क। फ्रिक्शन हुआ पीछे, लेकिन फ्रिक्शन का लाइन ऑफ एक्शन यहां से पास कर जाएगा, इन दोनों का टॉर्क कट जाएगा आपस में। फ्रिक्शन का लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास कर रहा है, पॉइंट से पास कर रहा है। कैन वी से दैट नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इज जीरो? इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर ले हम लोग। क्या हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? अब देखो जरा बच्चे, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का बताया था तरीका। सेंटर पे वेलोसिटी कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बताओ? m v नॉट इनटू r। और ये बताओ मेरे को, r क्रॉस v क्लॉकवाइज होगा बेटा? r यहां से डालोगे ना, r ये r ऐसे होगा, r क्रॉस v क्लॉकवाइज। इज दैट क्लियर? और जरा ओमेगा देखो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस क्यू। मैंने बताया, समझ आता है? माइनस क्यू है। क्या ये बात समझ आती है तुम लोगों को? ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम जीरो है क्योंकि ये किस में आ चुका है? रेस्ट में। एक बढ़िया क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का। एक बढ़िया क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का ये। नाउ चेक दिस वन प्रॉपर्ली। आंसर आता है बच्चों इसका? तुम लोगों ने ऐसे ही निकाला था कि कुछ टॉर्च वर्क लेके निकाला था? किसी ने टॉर्च से भी निकाला था क्या? कितने लोगों ने निकाला था यही बता दो पहले। सबने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से किया है?
अल्फा और वही मैं पूछ रहा हूँ, उससे क्या जाएगा कि ये क्वेश्चन है ना, तुम अल्फा और वो रिटार्डेशन निकाल के भी कर सकते हो। मैं वही पूछ रहा था कि उससे भी निकल आता है। ये तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्योंकि पढ़ा दिया है तो मैंने उसको यूज कर लिया, एक लाइन में खत्म होता है। लेकिन इसको अल्फा, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ सुन लो, मैं इसको बेसिकली क्या कह रहा हूँ, इस सेम क्वेश्चन को तुम सिंपली काइनेटिक्स से भी सॉल्व कर सकते हो। तुम खुद देखो जरा, यहाँ पर फ्रिक्शन जो होगा ना, सुनना मेरे बात, जो भी फ्रिक्शन आएगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, ये समझते हो तुम लोग, एंड दैट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू। मैं फ्रिक्शन को फ्रिक्शन ही लिख रहा हूँ, बट दैट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू। फ्रिक्शन तुम्हारा रिटार्डेशन देगा पहला, और फ्रिक्शन तुम्हारा एंगुलर रिटार्डेशन देगा। अब एक फॉर्मूला होता है ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, याद है? ओमेगा माइनस 0 ओमेगा इनिशियल, बेटा अल्फा, ये नेगेटिव अल्फा आएगा, रिटार्डेशन का काम है। ये इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन है तो क्या लिखोगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ए की वैल्यू यहां से रखना, दोनों से टी निकाल के इक्वेट कर देना, दोनों से टी निकाल के इक्वेट कर देना, आंसर तब दिया है। ऐसे क्या था? इसमें एंगुलर मोमेंटम नहीं यूज आएगा, बट फिर भी मैं कहूँगा दोनों मेथड परफेक्ट है। हाँ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थोड़ा सा एक लाइन में खत्म कर देता है। ये सारी चीज ये है कि आप कितना एनालाइज कर पा रहे हो इस क्वेश्चन को, कितना रियलाइज कर पा रहे हो इस क्वेश्चन को। ये चीजें तुम तभी अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हो जब चीजों को तुम समझ रहे हो प्रॉपर्ली। आपकी चॉइस है, आप कैसे भी करो, दैट इज, वो फर्क नहीं पड़ता। अगला सवाल 93 और 4 कर ले, पहले 4 छोटा लग रहा है, पहले 94 कर देगा, फिर मैं 93 कर दूंगा। सॉल्विंग करनी पड़ेगी, मतलब ये जो 94 क्वेश्चन है ना, देखने में जितना इनोसेंट है उतना है नहीं, क्योंकि आपको इसे सॉल्विंग करना पड़ेगा पूरा। मुझे भी लग रहा था कि छोटा सवाल है पहले करते, बट नहीं, इसको पूरा का पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसको पूरा का पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। और देखो क्या क्या हो सकता है अपने पास, क्या बोलता है ऑप्शन में, थिन पाइप, यूनिफॉर्म सिलेंडर, यूनिफॉर्म स्फीयर, स्फेरिकल शेल। बस रेडियस ऑफ गायरेशन अलग अलग है, ये समझ आता है। मास सबका हम सेम लेते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन के लेते हैं। सॉल्विंग शुरू करते हैं। आपसे बोला है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। आपसे बोलता है कि body kept on the smooth horizontal surface is pulled by a constant horizontal force applied at top of the point. If the body rolls purely on the surface, its shape can be, मुझे नहीं पता can be क्या दे सकता है क्या नहीं दे सकता, बट हाँ एक बार इसे एनालाइज करके देखते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, मैं इसका रेडियस ऑफ गायरेशन k लूंगा, शायद k पे कुछ वैल्यू मिल जाए तो हम लोग आंसर कर सके। बस इतना ही मैं करने वाला हूँ। यहाँ से देखो, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मतलब a अल्फा, सबसे पहली इक्वेशन में लिखूंगा a इज इक्वल टू r अल्फा, कंडीशन ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। समझ आ रहा है बच्चों? दूसरी इक्वेशन देखो, फ्रिक्शन यहाँ लगेगा, लेट्स से ये फ्रिक्शन है। दूसरी इक्वेशन क्या लिखोगे? F माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma। तीसरी इक्वेशन F इंटू आर माइनस फ्रिक्शन इंटू आर इज इक्वल टू mk स्क्वायर इंटू अल्फा। और कुछ बना सकते हैं क्या? और कुछ नहीं बनने वाला भाई अपने लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बस एक चीज हम कह सकते हैं, बोला गया अ बॉडी केप्ट ऑन द स्मूथ, अच्छा स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, सॉरी
मैं तो फालतू ही मेहनत कर रहा हूँ। कुछ ज्यादा नहीं फर्क पड़ने वाला। वेरिएबल ए अल्फा और कुछ है क्या? के की वैल्यू निकाल रहे हैं। के की वैल्यू कितनी आती है? इसको सॉल्व करो, के की वैल्यू निकाल दो बस। और जैसा मुझे बता रहे हैं के की वैल्यू आर आती है, बेटा सॉल्व करके देखो, इतना ही है इन्फॉर्मेशन अपने पास, इससे ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। मैंने पहले गलती ये कर दी कि फ्रिक्शन ले लिया, फ्रिक्शन नहीं था तो जीरो कर दिया और कुछ नहीं। के की वैल्यू आर आती है, तो अगर आर आती है फिर तो चेक कर लो ना बच्चे, किसका रेडियस ऑफ गायरेशन आर होगा। मेरे ख्याल समझ लो, थिन पाइप होगा फिर वो। थिन पाइप मतलब हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr²। बेटा इन तीनों को सॉल्व करो, के की वैल्यू निकालो। किसी ने अभी निकाला है क्या? आर आ रहा है, और अगर आर आता है तो मतलब ये थिन सिलेंडर मतलब थिन पाइप है, सॉरी। ठीक है बच्चे? 93 किसने पूछा था बेटा? बाकी में 93 कर लिया क्या? 93 देखो जरा। रॉड का मास नहीं दिया है ना, लाइट रॉड बोला है। इसमें देखो जरा, क्वेश्चन अच्छा है ये। अगर किया तो अच्छा क्वेश्चन है ये। कितने लोगों ने सॉल्व किया इसको? ईमानदारी से बताना। तो लोगों ने कर लिया है? अच्छा नहीं है, तुम लोगों से हुआ नहीं क्या? किया नहीं है क्वेश्चन, ठीक है वैसे। और इसमें कुछ है नया जो सीखने के लिए आया है। आप ध्यान देना जरा बच्चे इसमें। आपसे पूछा गया है इसमें, इट इज रिलीज फ्रॉम द पोजीशन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट p। अबाउट p पूछा मतलब यहां से। यहाँ पे एक चीज दिखता है तुम्हें, एक एंगुलर वेलोसिटी इसके सेंटर के अबाउट होगी। मेरी बात समझना जरा, एक एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? सेंटर के अबाउट होगी। और एक एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? इसके अबाउट होगी। क्या अपने को इससे कोई मतलब नहीं है ज्यादा। तो मेरे को ये बताओ, यहाँ पर इसलिए रॉड लाइट है तो हमारा लाइफ आसान होने वाला है, वो नहीं तो मुश्किल हो जाती है, इससे क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। मुझे बस एक बात बताना था, यहाँ से यहाँ के लिए मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा तो चलेगा? क्या लिखें बताओ? mg कितनी दूरी होगी ये बताओ? l है ये, नहीं तो
सेंटर ऑफ मास कितना नीचे है बताओ भाई। एल नीचे है कि एल माइनस आर है, कितना है? यहां से यहां सेंटर ऑफ मास नीचे कितना नीचे आया है बताओ? एल ही आया मेरे ख्याल से भाई, एल भी तो नीचे है। एनर्जी कंजर्वेशन लगाया मैंने। अच्छा, रॉड की एनर्जी नहीं होगी कोई, पता है तुमको? रॉड के पास कोई एनर्जी नहीं क्योंकि लाइट रॉड है, वो मासलेस हो गया। और एक चीज और है, ये क्या लिखा है समझ आता है? V इक्वल टू आर ओमेगा। ये क्या लिखा है समझ आता है बच्चे? V इक्वल टू आर ओमेगा। तो भाई काम करो ना बेटा, यहाँ से ये दो वेरिएबल दो इक्वेशन का केस है, तुमको यहाँ से v और ओमेगा दोनों निकालना है। जरा सॉल्व करके v और ओमेगा निकालो जरा। आपको बच्चे यहाँ से v और ओमेगा दोनों निकालना है। और v और ओमेगा निकालने के बाद ये एंगुलर मोमेंटम लिखना जरा, क्योंकि बताया था ना किसी पॉइंट के अबाउट ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन होता है, तो एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं? तो देखो क्या आता है इसमें। क्या आता है ये बता दो बच्चे, यही बताओ ना। ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो रहा है, ये बात की हम लोगों ने। और मैंने तुम्हें बताया था ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन अगर दोनों होता है तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं? mvr परपेंडिकुलर प्लस ICM ओमेगा। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हुए तो जुड़ेगा, और दोनों अगर ऑपोजिट में हुए तो सब्ट्रैक्ट होगा। तुम जरा खुद देख लो, v इधर है, v इधर है, v r क्रॉस v करो, ये r हो गया v। r क्रॉस v मतलब कैसा डायरेक्शन हुआ? ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ट्रांसलेशन की वजह से क्या आ जाएगा? mvl। इज इट क्लियर? और माइनस क्यों लगा उसका रीजन समझ आता है? क्योंकि जो रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा? क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि ओमेगा कैसा है? क्लॉकवाइज। मैंने बताया था रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन वही होता है जो किसका डायरेक्शन होता है? ओमेगा का। किताब याद है कि नहीं याद है भैया? पक्का निकालो कितना है बताओ मुझे। साक्षी सिंह बेटा, जब मोशन इनिशिएट होता है v और ओमेगा नहीं गिवन होता है तब a इक्वल टू r अल्फा लगाते हैं। जब इनिशियल मोशन शुरू होता है ना, वेलोसिटी और ओमेगा नहीं होते तब एक्सेलरेशन अल्फा के बीच में रिलेशन लिखते हैं a इक्वल टू r अल्फा। लेकिन अगर वेलोसिटी और ओमेगा है तो हमेशा हम लोग वेलोसिटी और ओमेगा से ही कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग बनाएंगे। जरा मुझे आंसर दो, कितना आता है इसका?
प्लस की जगह क्या आ रहा है माइनस, और आंसर दिया क्या गया है नन ऑफ दीज। ठीक है, इसीलिए दिया होगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ आ गया। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन बैंक है इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन ही हैं अभी, ऐसा कोई मैंने बहुत बड़ा क्वेश्चन या नहीं करा रहा हूँ मैं इसमें, बट आपको वो इन क्वेश्चंस के थ्रू सीखना है कि क्या कर रहे हैं हम लोग। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी कंजर्वेशन, रोटेशन की चीजें धीरे धीरे इसमें आ रही हैं सब। अगला क्वेश्चन, कौन सा? नाइन्टी सिक्स क्या पढ़ लिया? हाँ, क्या कह रहे हो? यार बेटा, मस्ट बी से सब गड़बड़ हो जाता है। ये मस्ट की जगह मे लिख देता ना तो मैं इसको ऑप्शन मानने लगता। होता क्या है, तुम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, ये देखो इस पॉइंट के पास वेलोसिटी v, इसके पास ओमेगा r, सब कुछ ये डिसाइड करेगा कि बड़ा कौन है। अगर v बड़ा है तो वेलोसिटी आगे, फ्रिक्शन पीछे। अगर ओमेगा r बड़ा है तो वेलोसिटी पीछे, फ्रिक्शन आगे। और अगर दोनों बराबर है, फ्रिक्शन जीरो। अब उसने मस्ट बोल दिया, कहानी खत्म। मे भी बोलता तो वी कैन आंसर। यही अंतर है इस क्वेश्चन में। आपको ये देखना होता है कि जो पॉइंट है ना, सबसे लोएस्ट पॉइंट, यहाँ पर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन पीछे है, अगर इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन आगे। अगर दोनों बराबर है, कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे जीरो भी होगा। कितना 117। अच्छा, ये क्वेश्चन तो शायद शीट में भी, वाले में भी होगा। क्वेश्चन अच्छा है वैसे। निकाला तुम लोगों ने? नहीं निकाला? माता तुमने निकाला है? आयुष तुमसे हो गया? नंबर कहाँ है? तुमसे हो गया? तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा तुम कर ही नहीं पाया, ऐसा लग रहा। कल तुम लोग की कोई क्लास मैंने सुना है, हमारी भी क्लास खत्म कर दी गई उसमें। हमें भी अभी पता चला थोड़ा दिन पहले। तो कितने 8 बजे से सुबह? क्या कुछ पढ़ाना है क्या सबको? अच्छा, सॉल्ट एनालिसिस। तो पहली बार पढ़ रहे हो कि अंतिम बार पढ़ रहे हो? वैसे जैसे सॉल्ट एनालिसिस तुम लोगों ने पढ़ा होगा मेरे स्कूल में, है बड़ा मजेदार वैसे। और ईमानदारी से करना, क्वेश्चन एक जरूर आता है जनरली जेई में। एक क्वेश्चन, चिंता मत करो, ऐसे ही हो। जब मैंने पढ़ा था तो हमें भी ऐसे ही पढ़ाया गया था, 6 घंटे बैठा कर रगड़ दिया गया था। कह रहा तुम्हारी किस्मत ज़्यादा खराब है। हमारे में तो एक बैठ गए, 6 या 7 घंटे क्लास थी। उसमें तो क्या होता था कि ऐसे बैठ जाते। तुम्हारे में तो पता नहीं, टीचर तुम्हारे सर बड़े आराम से पढ़ाते हैं, तुम लोग को तो स्पून फीडिंग की तरह पढ़ाया जाता है, छोटे बच्चों की तरह। और हमारे में तो वैसे थे, सर भी हमारे बूढ़े थे, बड़े मज़ेदार वाले और खतरनाक। वो क्या किया, उन्होंने थ्योरी पढ़ा दिया, ऐसा ऐसा होगा। चलो, मुझे लगता है एक 1.5 घंटे या 2 घंटे में थ्योरी खत्म। उसके बाद वो बैठ गए, कुर्सी थी उनकी प्लास्टिक की है, तो तब भी थोड़ी अच्छी वाली, वो पुरानी वाली प्लास्टिक की। और उसके बाद 4 घंटे या 4.5 घंटे ऐसे 50-60 क्वेश्चन की शीट थी और पूरे के पूरे वही खत्म। और सॉल्ट एनालिसिस आसान नहीं होता। सॉल्ट एनालिसिस करोगे ना, अभी पढ़ोगे, मुझे नहीं पता कैसे क्वेश्चन करा देंगे, बट वो अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ऐसे होगा, हाँ भाई KMnO4 मिला है, इसमें लाया, रेड कलर आएगा, देखो आंसर रेड कलर होगा। हाँ, फिर उसमें इतने मोल आ गए, उतना सब करके उन्होंने 50 के 50 क्वेश्चन ऐसे बैठे, एक भी चीज़ बोर्ड पे नहीं लिखी उन्होंने। और वो इतनी जल्दी नहीं हो रहा था कि हम भी परेशान थे कि हो क्या रहा है ये। और आपको मतलब थोड़ा भी इधर उधर किया तो आप वो क्वेश्चन तो चला गया, फिर आप दूसरे क्वेश्चन पे फोकस कर सकते हो। बट सॉल्ट एनालिसिस एज ए स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ कि अच्छा भी होता है और मज़ेदार वैसे ही होता है। तो मुझे नहीं पता था क्या होने वाला, बट 8 से 6 कितने टिफिन लाओगे, हम तो ये सोच रहे हैं।
घर वाले नहीं कहते तब बम्बू गाड़ के बैठ जाओ यहीं पे, यहीं सो जाया करो, टेंट वेंट लगा लो यहीं पे। घर वाले सोचते होंगे कि कितने टिफिन बना के भेजे, मतलब पता चले पूरा का पूरा वो एक डब्बा लेके चल रहे हो साथ में, ऐसा। अच्छा एक बात और भी है, जैसे टिफिन विफिन देने आते होंगे फैमिली वाले तुम्हारे, तो कभी टिफिन एक्सचेंज नहीं होते? मतलब पता चले एक का टिफिन है दूसरा खा के बैठ गए, ऐसा हुआ है क्या? पता चले एक भूखा बैठा हुआ टिफिन भी नहीं घर वाले दे गए, वक्त नहीं दे रहे तेरे को, तो बेचारा फ्रस्ट्रेशन में दूसरे का टिफिन खा के बैठ गया। अपने पेट से थोड़े निकालेगा, चाहे जितना सुनाता रहो तो उसके बाद। चलो क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा हूँ, दिस क्वेश्चन नंबर 117 इज अ गुड क्वेश्चन। और बच्चे जिन्होंने कर लिया दैट इज वेरी गुड, नहीं हुआ तो आप देखो इस क्वेश्चन को समझो कैसे कर रहे हैं। लास्ट टाइम पे मैंने एंगुलर इंपल्स पढ़ाया था, याद है तुम्हें? थोड़ा बहुत यूज आएगा, ध्यान देना बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जेई लेवल पे, चाहे वो मेंस हो चाहे वो एडवांस हो, किसी में भी। कहता है a uniform rod AB of mass and length n is at rest on a smooth horizontal surface and impulse J is applied to the end B. ये B है, J A है, ठीक है? Perpendicular to the rod in the horizontal direction, the speed of particle B at a distance L/6 from the center towards A. ये सेंटर है, ये पार्टिकल P है, ठीक है? From the center towards A of the rod after time कितना? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई है? हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है इतने टाइम के बाद। अब मेरे को ये बताओ बच्चे, जब तुम इसको हिट करोगे यहाँ पे, इसके पास एक लीनियर वेलोसिटी आएगी, एक एंगुलर वेलोसिटी आएगी, इतना आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ? याद है पेन फाइटिंग वाला केस? अरे पेन फाइटिंग में ऐसे तो होगा ना, यहाँ हिट करोगे तो ये ऑब्वियसली रोटेट करता हो जाएगा और ट्रांसलेट करेगा। ये इंपल्स है, बोला उसने, देखो कितना दिया इंपल्स J। ये बताओ क्या मैं ये लिख दूं? और दूसरी इक्वेशन एंगुलर इंपल्स, इसके अबाउट ये लिख दूं? याद आया? इंपल्स इनटू r परपेंडिकुलर इज इक्वल टू I ओमेगा। अरे श्योर? अब आप देखो जरा, एक रोटेशन में टाइम कितना लगेगा? आपको ओमेगा यहां से मिल गया, उसने क्या, सॉरी टाइम बोला है मैंने, एक रोटेशन नहीं बोला, उसने बोला है कि इतने टाइम के बाद पाई ml/12J के बाद कितना वेलोसिटी होगा इस पॉइंट का। तुम एक काम करो, सुनो मेरी बात, तुम एक काम करो, ये ओमेगा यहां से निकालो और टाइम तुमको दिया है, जरा मुझे ओमेगा टी की वैल्यू निकाल दो बच्चे। ओमेगा इस इक्वेशन से निकालो, टाइम इस क्वेश्चन में दे रखा है, आप ओमेगा टी मल्टीप्लाई करो, कितना एंगल रोटेट करेगा वो? π/2 निकाल के देखो जरा। कितना आता है? π/2 आता है पक्का। और एक बार अगर π/2 आ गया तो क्वेश्चन खत्म है। क्योंकि π/2 आने का मतलब क्या है पता है? ये रॉड ऐसे 90 डिग्री घूम चुका है, जब 90 डिग्री घूम गया तो ये बताओ इस पॉइंट के पास एक तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगी v और रोटेशनल वेलोसिटी कितनी होगी बताओ जरा? काउंटेड होगी ओमेगा L/6, दोनों का वेक्टर सम ये लिखोगे। और बच्चे देखो v की वैल्यू यहां से निकालना, ओमेगा की वैल्यू यहां से निकालना और रख देना, देखो आंसर मैच करेगा।
जे एंगुलर इम्पल्स जब इम्पल्स बोल दिया तो इम्पल्स ही लेंगे ना। अब पीने लगूंगा थोड़ी देर में अभी। पढ़ क्या है? नहीं आया। इम्पल्स समझता है ना? J is equal to mv। सेंटर के ओर एंगुलर इम्पल्स की इक्वेशन बनाई, J into r परपेंडिकुलर, याद है? वो क्या होता है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा सेंटर के ओर? बेटा मैं डस्टर लेके मार दूंगा तुम्हारे सर के ऊपर अभी। R परपेंडिकुलर 0 है सेंटर के अबाउट राइट। mv r परपेंडिकुलर वेलोसिटी सेंटर के पास है, r परपेंडिकुलर सेंटर से लेना है, तो r परपेंडिकुलर क्या हो गया? और तुम मतलब गरीब देख लो भूल जाता तुम जरा बात। इसने क्या पूछा समझ आया? उसने पूछा कि mv r परपेंडिकुलर क्यों नहीं है। अरे बाकियों को भी समझ आ रहा है कि आपस में बिजी हो भाई। ये mv r परपेंडिकुलर वाला टर्म क्यों नहीं है? क्योंकि r परपेंडिकुलर 0 है भाई। ये वेलोसिटी यहाँ पर है, यहीं से तुम्हें r परपेंडिकुलर लेना है, तो r परपेंडिकुलर 0 हुआ ना, तो mv r परपेंडिकुलर का टर्म 0 आ गया। समझ आ गया? तो तुम समझ ही रहे हो, सब तुम्हारा गायब हो जाता है। ज्यादा सोच लिया है, दिमाग इतना है। बेसिक गलती मत करो। देखो मैं तो सही बताऊं, तुम लोग जो गलतियां करते हो बिल्कुल बेसिक वाली करोगे, इसीलिए बेसिक की गलतियां मत करो। तुम भले बड़े सवाल लगाओ ना लगाओ, छोटे छोटे सवाल लगाओ तो भी काम मिल जाएगा, बट वो जो बेसिक्स है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। आर यू गेटिंग दिस थिंग? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मैं खुद कह रहा हूँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि ये फालतू सवाल है, काफी लोग गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। इज इट क्लियर? लेकिन आप देखो यही चीज हमने पिछली क्लास में बात की थी। तुम याद करो एक क्वेश्चन मैंने वो लिया था, हाइट वाला सवाल करवाया था, वो 2/3h या कुछ आया था। उसमें भी मैंने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और एंगुलर इंपल्स की इक्वेशन बनाई थी। J = mv, I = mv और I into कुछ करके मैंने एक क्वेश्चन कराया था। दूसरी वाली शीट से क्वेश्चन लिया था मैंने, तो एग्जैक्टली वही इक्वेशन मैंने फॉलो किया है यहाँ पर भी। कर लिया था तुमने कर लिया था ये वाला। चलो अगला सवाल कौन सा? 118 देखो जरा, नहीं किया था? चलो छोड़ो, देख लो। 118 दिया था कि नहीं दिया था? चलो बात करते हैं। कहता यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m is hinged at the upper end, the particle of mass and moving horizontal strikes the rod at its midpoint elastically. If the particle comes to rest after collision, find the value of capital M by small m. बड़े क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन ठीक है। एक तो इसने बोला इलास्टिकली कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, और ये स्मॉल m किसमें आ जा रहा है? रेस्ट में। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करते हैं। Find the velocity of capital M by small m। बच्चे मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर तुम्हें ये v दे रखा है, कोलिजन के बाद की कहानी क्या होगी बस उस पर ध्यान देते हैं। कोलिजन के बाद ये ओमेगा से रोटेट करेगा,
करेगा। और आपने इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि यहां पर ये किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। हाँ या ना भाई, यही होगा, ठीक है, यही होगा एग्जैक्टली। यहां पर ओमेगा निकालने के लिए जानते हो मैं क्या करूंगा, ओमेगा निकालने के लिए आपने तो पूछा क्या है वैसे इसने, comes to a start with collision, find the value of capital M by small m। मुझे ये बताओ क्या हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्या? जनरली तो हम लोग क्या करते थे, जब भी क्वेश्चन आता था कोलिजन का, एक इक्वेशन बाय डिफॉल्ट ही हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कर देते हैं और एक ही इक्वेशन बनाते हैं। याद है बच्चों को? कोलिजन में हमेशा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करते थे। मुझे बताओ क्या यहाँ पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर आप इसलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं कह सकते क्योंकि हिंज है, हिंज है, और हिंज फोर्स लगा सकता है। हिंज क्या कर सकता है? फोर्स लगा सकता है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तब होता है जब एक्सटर्नल फोर्स एब्सोल्युटली जीरो। बट यहाँ पर हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं कर सकते, लेकिन इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं। उसका फायदा देखो क्या, क्यों कर सकते हैं ये बताओ। ये तुम्हारा कुछ फोर्स लगा सकता था, यहाँ पे लगा सकता, कहीं पे भी लगा है लेकिन लगा सकता था। लेकिन ये बताओ जब ये फोर्स हिंज से लगेगा, क्या हिंज के अबाउट टॉर्क दे पाएगा क्या? क्या ये फोर्सेस जो हिंज पे लगेंगे हिंज के अबाउट टॉर्क दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ये बताओ। अरे लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास कर रहा है। कहां से पास कर रहा है? एक्सिस से। टॉर्क जीरो। इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करें, क्या लिखोगे बताओ? mv into L/2। बेटा इसका एंगुलर मोमेंटम पहले mv into L/2 should be equal to एक बार तुम्हारा क्या हो गया, हिट कर दिया उसने, तो ये तो रेस्ट में आ गया, इसका एंगुलर मोमेंटम जीरो। और इसके अबाउट इस रॉड का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कितना होगा बताओ? एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? बच्चे इस एक्सिस के अबाउट रॉड रोटेट करेगी, प्योरली रोटेशन मोशन करेगा, प्योर रोटेशन करेगा। इट शुड बी आई ओमेगा। व्हाट शुड बी द वैल्यू? आई ओमेगा। जरा देखो आंसर आता है क्या से? मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। करके देखो, एक बार चेक करो बच्चे। और तो हमने इलास्टिक कोलिजन का यूज नहीं किया था। तुमने क्वेश्चन कर लिया था, यही किया था। अलवेश तुमने कर लिया क्वेश्चन, यही किया था, कुछ और किया था तुमने? निकालो भी आंसर, निकालो जरा, बड़ा भी लो। तुम्हारा आ गया पहुंच नहीं पाया। अभी आंसर निकाला कि आंसर आता है कि नहीं? किसने पूछा था मुझसे क्वेश्चन? हो गया तुम्हारा आंसर? नहीं आता। यहाँ से कितना आता है, क्या दिया है? V और ओमेगा का टर्म बच रहा है। एक काम करो, फिर इलास्टिक कोलिजन यूज करते हैं। एक बात और बोली है उसने, सुनो, वही मैं वो इलास्टिक
मुझे ये बताओ इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है? E की वैल्यू 1। क्यों बच्चे? E की वैल्यू 1 होती है, इलास्टिक कोलिजन का मतलब यही होता है। जरा E की वैल्यू 1 निकालो। सुनो, E वैल्यू 1 मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जरा सेपरेशन देखो कितना होगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा एल बाई 2 और इसकी वेलोसिटी 0। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा मुझे ओमेगा एल बाई 2 होगा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा? बेटा कोलिजन से पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखते हैं। तुम लोग की शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कईयों को तो मैं खुद ही समझ ले रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कुछ कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो। जिससे स्पेशली जिससे नहीं हुआ मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। ऐसे शक्ल बना रहे हो जैसा लग रहा है मैं खुद को ही समझा के खुश हो गया हूँ। अरे भाई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कॉमन नॉर्मल कोलॉन। कई बार कर चुके हैं हम लोग। कोलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कॉमन नॉर्मल ये है, ये रेस्ट में है, ये ओमेगा एल बाई 2 है। ये हो गया। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कोलिजन से पहले v है, ये बराबर होगा यहाँ से ओमेगा v और ओमेगा का रेशियो निकाल के रख देना। अब निकालो, आ जाए। निकाल दिया है करके आई थे तुम पक्का? लक्ष्य कर लेगा पूरा। तो मुझे ये बताओ, अब तक हम लोगों ने काफी कुछ रोटेशन किया है, थोड़ा बहुत समझ आना शुरू है, स्पेशली वो क्राउड जो बिल्कुल ही गरीब थे इसमें। बेटा हंसने वाली बात है, इंटेंशन देखो, इतने दिन से पढ़ाने का केवल एक ही इंटेंशन था कि तुम थोड़ा सा क्वेश्चंस कर पाओ। मैंने काफी धीरे धीरे पढ़ाया है, काफी टाइम मिला है तुम्हें करने के लिए। और मैं तुम्हें सही बताऊं, मेंस लेवल पे रोटेशन का क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं मिलता कभी। मेंस लेवल पे रोटेशन इतने से ही इसी के राउंड घूमेगा। तुम ईमानदारी से क्वेश्चन बैंक में जो शीट थी वही कर लोगे तो बहुत कुछ तुम निकाल लोगे मेंस का क्वेश्चन। एडवांस में कभी कभी क्वेश्चन बहुत टेढ़ा पूछता है, तो मैं उसका नहीं कह सकता, उसके लिए भी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए तो तुम्हें जेईई के सारे सवाल लगाने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर के, तुम उससे अंदाजा लगा लोगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। बट हाँ, मेंस लेवल पे आसान क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखो। काफी कुछ क्वेश्चंस हम लोग अब डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, तो मैं उम्मीद करूंगा कि थोड़ा बहुत तुम लोगों ने करना सीख लिया है। आज भी मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा, ठीक ठाक क्वेश्चन देने वाला हूँ। तुम्हारे पास टाइम काफी होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से आज क्या है, थर्सडे कि वेडनेसडे? वेडनेसडे। अब तो सीधा अगले हफ्ते मेरी क्लास आने वाली है। तब तक तुम लोग सॉर्ट एनालिसिस के एक्सपर्ट बन के निकलोगे, हैं? 2-4 बिल्कुल कहीं पे भी सॉर्ट एनालिसिस करके बैठ जाएंगे। तो खैर तुम लोग का बस मैं तुम्हें बताऊं, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, जो तुम्हें दिया जा रहा है उसको चुपचाप करते रहो। डीपीपी जो तुम्हें दी गई है, एक एक तो हर दिन करना है तुम्हें, मतलब उसमें ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं, तुम इकट्ठे में देखो। मैंने 4-4 का सेट जरूर दिया है, लेकिन 8 या 10 क्वेश्चन ही है डीपीपी में, और सब उन 8-10 क्वेश्चन में हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन ही मुश्किल होगा, बाकी 90% क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे या 80% स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, ठीक है? तो ध्यान रखना। चलो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके आना।
बेटा क्वेश्चन नंबर 80 से 119 तक के सारे क्वेश्चन करने हैं तुम्हें, ठीक है?